नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। संक्षिप्त व सार गर्भित बोधी समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए सार गर्भित विश्लेषण सभी प्रमुख समाचार पत्रों से संकलित किए गए बढ़िया लेखों और संपादकीयों के साथ। Using the best editorials and articles and opinion editorials from across some of the best media sources, we are back again with our analysis. These will be extremely useful for any professional willing to develop his skills, for any student aspiring for some of the most competitive of entrance exams, and any other learner and achiever. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा बोधी समाचार विश्लेषण का संकलन। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, आप देख रहे हैं बोधी समाचार जो आप तक लेकर आए हैं बोधी बूस्टर पोर्टल। बोधी बूस्टर इज द नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स, फुल ऑफ एब्सोल्युटली अमेजिंग रिसोर्सेस। द ओपन बीटा वर्जन इज फ्री टू द वर्ल्ड फॉर एवर। वी ब्रिंग एनालिसिस फ्रॉम अक्रॉस सोर्सेस। हमारा विश्लेषण का तरीका अलग अलग स्रोतों को संकलित करने से बनता है। वी नेवर रिलाई ऑन जस्ट वन सोर्स एज द फाइनल फाउंटेन हेड ऑफ ऑल विजडम इन द वर्ल्ड, बिकॉज दैट इज फंडामेंटली अ फ्लॉड अप्रोच। हमारा प्रयास होता है कि अलग अलग संपादकों, लेखों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मीडिया समूह के लिखे हुए लेखों को और बुद्धिजीवियों के विचारों को आप तक लाएं और फिर ये आप पर छोड़ दें कि आप सही गलत का फैसला करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अच्छे इंटेलेक्चुअल होने की पहली निशानी है यू शुड बी एब्सोल्युटली अनबायस्ड एंड यू शुड लुक एट सिचुएशंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव कोल्ड आई एंड देन डिसाइड फॉर योर ओन बेनिफिट। आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर। तो ये अलग अलग स्रोत हैं, इनके अलावा भी और बहुत से स्रोत हैं जो हम समय समय पर लाएंगे। आज के हमारे 5 एडिटोरियल्स हैं। आई गेट डाउन टू द कोर वर्क फॉर टुडे। द 5 एडिटोरियल्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे आर लिस्टेड ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। न्यायिक सक्रियता एक बड़े और व्यापक परिदृश्य में। दूसरा जो हम बात करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस थ्रेटेंड। क्या न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रशासन का वादा खतरे में है? थर्ड, पेटेंट्स रेजीम इन इंडिया, इश्यूज एंड कंसर्न। भारत में पेटेंट प्रशासन क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या चिंताएं हैं। द फोर्थ एनालिसिस आई विल बी प्रेजेंटिंग टुडे, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। चीन के परिदृश्य में भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता और इसके जुड़े बहुत सारे मुद्दे। And the last one, of course, we cannot dissociate ourselves with this demon at all, the GST demonetization tangle. बड़ा ही रोचक है जिस तरह से वस्तुओं और सेवा कर और विमुद्रीकरण का आपस में अभी नुरा कुश्ती चल रही है, इसको हम देखेंगे। So are we ready? It's time for me to begin. Here is the first editorial source. ये आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। ये भारत का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। The very first edit I am taking for analysis today is beyond the course remit, which is taken from this specific newspaper's specific op-ed pages. आइए अब इसको समझते हैं। बियॉन्ड द कोर्स रेमिट का बैकग्राउंड समझा दूं सबसे पहले तो सरल भाषा में। देखिए, भारत का पूरा लोकतंत्र जिन 3 पिलर्स पर खड़ा है वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। द एंटायर इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप uses 3 pillars for its existence. First, legislature, यानी कि विधायिका जो कानून बनाती है। Then you have judiciary, यानी कि न्यायपालिका जो कानूनों का विवेचन करती है। And third is executive, अर्थात कार्यकारी जो उन कानूनों का पालन करवाता है, अनुपालन करवाता है। जब तक इन तीनों में हार्मनी बनी रहेगी, हमारे संविधान द्वारा दी गई सीमा के भीतर राज्य और सरकारें चलती रहेंगी। एज लॉन्ग एज देयर इज हार्मनी इन दीज 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, एंड द 4th पिलर यूजुअली अनऑफिशियली इनफॉर्मली इज कॉल्ड द मीडिया, एज लॉन्ग एज देयर इज हार्मनी इन द प्राइमरी 3 पिलर्स, द स्टेट विल कंटिन्यू टू फंक्शन अनइंटरप्टेड। हाउएवर, all of us are aware of the terrific moral depredation and degradation that has happened in the past 30 to 40 years in all the 3 pillars. This creates fracture points, and from these fracture points emerge situations where one pillar starts encroaching on the domain of some other. ये है सारे मुद्दे का लब्बो लुआब। अर्थात ये तीनों लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं ये हैं तो यूनिक और अपने अपनी परिधि में काम करने के लिए स्वतंत्र संविधान के तहत,
लेकिन पिछले 3 से 4 दशकों के दौरान जिस तरह नैतिकता का भयानक पतन हुआ है, तो बहुत सारे फ्रैक्चर पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं जिसमें हर स्तंभ को दूसरे के इलाके में घुसने का मौका मिल जाता है। शुरू करें बियॉन्ड द कोर्ट्स रेमेट, अर्थात न्यायालय के मैंडेट के परे जाकर निर्णय देना, ऐसा ऑथर कह रहे हैं भैया, मैं नहीं कह रहा। फर्स्ट, in its recent order on ban on liquor sale in the 3 districts of Uttarakhand, the Uttarakhand High Court entered the domains of moral and desired behavior, drifting away from the confines of law. This is called judicial activism. अर्थात राज्य के 3 जिलों में मदिरा बिक्री पर अपने हालिया प्रबंध के आदेश से उत्तराखंड उच्च न्यायालय न्याय की परिधि से बाहर जाते हुए नैतिकता और वांछनीय आचरण की परिधि में प्रविष्ट हो गया। इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। और सारे झगड़े की फसाद की जड़ कई बार ये हो जाता है और कई बार ये बहुत अच्छा भी रहता है। इसी से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट 1970 के दशक में आया था। सेकंड, एक्सटेंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ प्रोहिबिटिंग लिकर आउटलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम April 2017, द कोर्ट also banned tobacco products within a 5 km radius of certain gurudwaras, thereby assuming the power of making regulations on its own, which is the executive's domain. अर्थात कुछ पूजा स्थलों गुरुद्वाराओं के निकट अप्रैल 2017 से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध की सरकार की नीति को विस्तारित करते हुए न्यायालय ने 3 गुरुद्वारों की 5 किलोमीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, टोबैको प्रोडक्ट्स पर भी। और इस प्रकार ऑथर ये कहता है जो कुछ हद तक सही है, स्वयं विनियम बनाने के अधिकार न्यायालय ने अपने हाथ में ले लिए, जो दरअसल कार्यकारी का क्षेत्र है। दरअसल रूल्स तो बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन, कानून बनाता है लेजिस्लेचर, और टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि लेजिस्लेचर से ही डिराइव किया जाता है भारत में। थर्ड, द कोर्ट हाउएवर फाउंड नो इलीगैलिटी इन द ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस एज द बार कंसर्न्ड इज सिचुएटेड आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स। और इसी का एक दूसरा पहलू जहां न्यायालय ने सरकार के आदेश का एक तरह से परोक्ष रूप से समर्थन ही कर दिया, एक मदिरालय है वहां पे, उसे लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति देने में न्यायालय को कुछ भी गलत नहीं दिखा क्योंकि वो नगर पालिका सीमा से बाहर है, बिल्कुल ठीक। फोर्थ, द कोर्ट cited Article 47 of the Constitution that states that it was the state's duty to raise the level of nutrition standards of the people and improve public health. न्यायालय ने क्या किया, संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला देते हुए कहा कि लोगों के पोषण स्तर में सुधार करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का कर्तव्य है, और इसीलिए इस तरह के आदेश हम पारित कर रहे हैं क्योंकि हम गलत चीजों को रोकेंगे तभी सही चीजें आगे बढ़ेंगी। ये कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है। फिफ्थ, जनरली द कोर्ट्स रिफ्रेन फ्रॉम एनफोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भैया, हर परीक्षा में काम आएगा, हर डिस्कशन में आप इसका इस्तेमाल करें। देखिए, हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, वो विधि बाध्य तो है नहीं, और न्यायालय अक्सर उन पे सीधे सीधे निर्णय देने से बचते हैं बिकॉज दे आर नॉट जस्टिसिएबल। बट प्लीज रिमेंबर, इन द पास्ट 60 years, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द पास्ट 20 to 30 years, judicial decisions have been based on combining their underlying goals with aspects of fundamental rights which are inviolable and justiciable, though not absolute. तो हालांकि न्यायालय सीधे सीधे नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर डिसीजन देने से खुद को रोक लेते हैं, लेकिन कुछ अच्छे न्यायिक निर्णय इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में छुपे हुए लक्ष्यों को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ देने से दिए जाते हैं। और पिछले 20 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इसके आधार पर बहुत बड़े बड़े निर्णय दिए, जो अच्छी बात है। एक बेसिक बात समझ लीजिएगा, पिछले 30 सालों से भारत में जो हुआ है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रॉडली व्हाट इज द डायरेक्शन दैट इंडियन पॉलिटी इज टेकिंग, भारतीय शासन व्यवस्था क्या दिशा लेती जा रही है, सारे विश्लेषक एक बात पर लगभग सहमत हैं। कोई भी पार्टी हो, ध्यान रखना मैं पार्टी के परे जाके बोल रहा हूं, द राजतंत्र हैज बिकम कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द जनतंत्र। द एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म विच इज द स्टेट has come to dominate the republic। और ये एक बहुत ही वरीसम ट्रेंड है और इसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, नागरिक, जो कि निष्क्रिय बैठा हुआ है। नो वन एल्स इज टू बी ब्लेम्ड।
Sixth, earlier this year, the Supreme Court refused to entertain a petition seeking a nationwide ban on alcohol on ground that it was a policy matter into which the court could not venture. बिल्कुल सही किया एससी ने, न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी वर्ष एक याचिका में जिसमें कहा गया था देश भर में मदिरा पर प्रतिबंध लगा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी विल नेवर डू इट, क्योंकि ये तो एक नीतिगत मामला है और इस तरह के निर्णय सरकार न्यायालय इसके लिए नहीं बना है, ये काम सरकारों का है, सरकारों को करने दो। तो बिहार सरकार ने क्या किया, उन्होंने पूरे बिहार में जो मदिरा निषेध किया है तो वो बहुत अच्छा काम है, हालांकि उसकी आलोचना इस बात पर की जा सकती है कि वो बहुत अतिरेकी है, इट इज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्डर, क्योंकि किसी के घर में खाली बोतलें भी मिली तो वो जेल जाएगा। इन क्रूड वर्ड्स दिस इज व्हाट इट मीन्स। साथ ही साथ अल्ट्रा लिबरल्स को इस बात से भी तकलीफ है, और ये सही तकलीफ है, मैं इसमें सहमत हूं कि ये फंडामेंटल राइट है किसी व्यक्ति का कि वो क्या कंज्यूम करता है, जब तक कि वो जहर ना कंज्यूम कर ले तो फिर वो सुसाइड वाले झगड़े में पड़ जाओगे आप। तो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो जीवन कैसा जीना चाहता है, अपनी इनकम को कैसे खर्च करना चाहता है, और आप तो वही छीन रहे हो। तो इस तरह का डेलिकेट बैलेंस बनाकर ही स्टेट चलता है, तो ये डिबेट कभी एंड होने वाली नहीं है। सातवां पॉइंट, The Supreme Court cautioned judges against assuming powers based on individual notions and asked courts to refrain from transgressing into the policy domain। बिल्कुल सही किया सुप्रीम कोर्ट ने, यही उसका काम भी है। उन्होंने पूरे देश भर के अलग अलग न्यायालयों के न्यायाधीशों को ये चेतावनी यानी कि एक आगाह किया था कि व्यक्तिगत अवधारणाओं के आधार पर वो शक्तियां अपने आप में स्वीकार करके निर्णय देना शुरू न कर दें। नीतिगत मामलों का काम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का है, नहीं तो वो पूरी तरह से पंगु हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक एडिट था और इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स हमने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं इसका भरपूर प्रयोग करेंगे। अब आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट बताता हूं। देखिए, नॉलेज पोर्टल बोधी बूस्टर पर यदि आप जाएंगे तो बोधी बूस्टर पर आप सर्च फंक्शन में जाके फॉर एग्जांपल जुडिशरी ये आपने टाइप किया तो आपको जुडिशरी से संबंधित आर्टिकल मिल जाएगा। तो एक आर्टिकल जो बहुत ही रेलेवेंट है आपके लिए, द जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डेडलॉक ऑन जजेस अपॉइंटमेंट नीड्स क्विक रेजोल्यूशन, इसको आप अवश्य पढ़िए। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में इस वक्त न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो क्या बहुत विस्तार से गहराई से बनाए जाते हैं। और याद रखें, साथ ही साथ हिंदी पोर्टल इसका अवेलेबल है और हर इंग्लिश बोधी के नीचे रीड इन हिंदी का बटन भी मिलेगा और आप न्यायिक नियुक्तियों पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध का शीघ्र समाधान आवश्यक इस नाम की हिंदी बोधी पढ़ लें। यदि आप बहुत गंभीर अभ्यर्थी हैं तो इस तरह का डिटेल्ड स्टडी करके आप हर विषय पर लगभग पूर्ण पारंगतता प्राप्त कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ यू गेन डीपर इनसाइट। ओके, टाइम फॉर मी टू नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड एडिट। पहला समझ में आ गया, अब हम चलते हैं द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पर। In keeping with our notion of rotating the wisdom from multiple sources to remain cold, objective and unbiased, we now change the newspaper, Indian Express, और आज हम लेंगे the taxman comment. Fear of aggressive and widespread scrutiny of bank accounts in the new year undermine goal of minimum government। दिख रहा है ना स्क्रीन पर, पहला ही मेन ओपनिंग एडिटोरियल दिख रहा है। अर्थात कर अधिकारी का धावा, बहुत आक्रामक बैंक अकाउंटों की जांच से न्यूनतम सरकार का वादा मोदी जी का विफल भी हो सकता है। इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। अब इसका एनालिसिस, इसमें कुछ बहुत अच्छी पंचलाइंस आई हैं, ये आपको हर परीक्षा में काम आएंगी, साथ ही हर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ऐसे राइटिंग में याद आएगी। आप देख रहे हैं बोधी न्यूज एनालिसिस। संपूर्ण न्यूज आप पढ़ सकते हैं news.bodhibooster.com पर। Aggressive and widespread scrutiny of bank accounts in the new year undermine the goal of minimum government. So one policy action is harming the other policy goal. नए साल में मोदी जी ने कहा है कि बैंक खातों की आक्रामक और व्यापक जांच पड़ताल हम करवाएंगे। पहली बात तो मशीनरी नहीं है उतनी, इतना कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप थोड़ी हो गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, लेकिन उसके बाद भी ये वार्निंग देना जरूरी था क्योंकि बदमाश लोग अपना काला धन इस तरह से कन्वर्ट करने में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे थे भरपूर स्तर पर। तो मोदी जी ने कहा कि आक्रामक जांच करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि न्यूनतम सरकार का लक्ष्य है, तो एक नीतिगत कार्यवाही दूसरी नीतिगत लक्ष्य को नुकसान दे देगी, ऐसा ऑथर कह रहे हैं।
और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है. सेकेंड, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड दिस स्टेप, ये वार्निंग, एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स हैविंग बीन डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन द बैंक अकाउंट्स एंड स्पेशली इन द जनधन अकाउंट. तो सरकार ने ये क्यों किया? क्योंकि जनता ने, भारत की महान जनता हर तरह की महान कार्रवाई करने में पूरी तरह से पारंगत है, बड़े पैमानों पर अपने खातों में उच्च मूल्य के नोट जमा करा दिए. इसीलिए सरकार ने ये कदम और ये चेतावनी जारी कर दी. थर्ड, बोथ द स्टेप्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट. अब सरकार ने कौन से 2 कदम अनाउंस किए भैया? फर्स्ट, अमेंडमेंट इन दी लॉ टू इंट्रोड्यूस द डिस्क्लोजर स्कीम. एक तो इनकम टैक्स लॉ में सरकार ने हाल ही में परिवर्तन करके एक स्वैच्छिक घोषणा योजना लाए थे, जिसकी बहुत अघोषित आय की घोषणा योजना, जिसका विपक्षी पार्टियों ने भारी भर्त्सना की और ये कहा कि भाई आपकी 30 सितंबर की अंतिम डेडलाइन वाली योजना विफल रही. विफल तो नहीं रही, उसमें काफी कुछ कलेक्ट हुआ था, 65,000 करोड़ से ज्यादा. इसीलिए तो विपक्षी दल बोलते रहे कि इसीलिए आप पहले तो नोटबंदी करते हो और फिर आपने ये कर लिया तो ईमानदार आदमी तो मर गया और बेईमान को 50% की पेनल्टी के साथ वाइट करने का मौका. तो ये एक थोड़ा सा डेलिकेट नो मैंस लैंड हो गई है. सेकेंड, एंड पुशिंग द व्हील्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी हैव मेनी फ्लॉज. तो ऑथर ये कह रहा है कि सरकार के ये जो 2 कदम है, पहला तो अमेंडमेंट इन आईटी लॉ, दूसरा एक नकदी विहीन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दिशा में जो पूरी इकोनॉमी को सरकार धक्का लगा रही है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं. वो तो रोज हर नागरिक को खैर दिख ही रही हैं, उसमें किसी के बोलने समझने की जरूरत नहीं है. आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव करें, देखिए जो पूरा हिंदू दर्शन शास्त्र और विज्ञान रहा है वो पश्चिम से कैसे अलग रहा है. इसका मैं आपको कनेक्टिंग द डॉट की टेक्निक के तहत एक बहुत अच्छा इंसाइट दे देता हूं. विजिबल प्रूफ यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा अनुमान यानी कि अजम्पशन, 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं. पूरा हिंदू दर्शन शास्त्र जो विज्ञान का और गणित का था वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित था, यानी विजिबल प्रूफ पर आधारित था. और पश्चिम का बहुत सारा विज्ञान अजम्पशन बेस्ड था, यानी कि अनुमान आधारित था. तो आज एक नागरिक को यह सब समझने में क्या फायदा? यदि हम कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप डेली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी आंखों से, अपने कानों से और अपने पूरे दिमाग से, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है. वो जो है वही तो सच है और ये सच अगर सुधरता जाता है तो सरकार का कदम सफल हो जाएगा. इसको आप ब्रॉडर कंटेक्स्ट में ऐसे देखिए, ऐसे समझिए. किसी भी एक प्रोपोनेंट के बोलने पे मत जाइए, खुद का दिमाग लगाइए. Fourth, a huge task lies ahead for the income tax department, which is not geared up to scrutinize lakhs of unusual transactions. पहले ही हमने बता दिया, आयकर विभाग के सामने एक बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के जैसा, मेरू पर्वत जैसी एक विशाल योजना अब सामने खड़ी है कि भैया सबकी चेकिंग करो. इतने आयकर अधिकारी ही नहीं है, इतना स्टाफ ही नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है कि लाखों अनुचित लेन देनों की जांच करें. इसमें तो बरसों निकल जाएंगे और हमारी पूरा सब कुछ जुडिशरी में पहुंच जाएगा, लोग केस कर देंगे न्याय के लिए. तो जुडिशरी जो वैसे ही कोलैप्स हो चुकी है पेंडेंसीज के तहत, उस पर ये एक्स्ट्रा बोझ न आ जाए, ये बिटवीन द लाइंस है. सिमिलर टू द बैंक्स व्हिच आर नॉट अकस्टम्ड टू हैंडलिंग लॉन्ग क्यूज फॉर डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ कैश. तो 4th पॉइंट में वो बोलता है कि आयकर विभाग की भी हालत वैसी पतली शायद हो जाए 2017 में, यदि वो सरकार की बात पर चला, जैसा फिलहाल बैंकों की हालत पतली है, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था इतना काम करना पड़ेगा. लोग बैंक पीओ की एग्जाम इसके लिए तो नहीं देते ना. किस लिए देते हैं? एक थोड़ी आराम की जिंदगी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी. तो देखो पूरा हिंदुस्तान बैंक पीओ की नौकरी में लगा हुआ है. अब शायद बैंक पीओ देने से पहले भी लोग 500 बार सोचेंगे कि अरे भैया यहां तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है. बाय द वे ये जोक था, दिस वॉज जस्ट अ जोक, बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाओ. 5th, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ना. हास्य बोध, इतनी गंभीर बातें कर रहे हैं, बीच बीच में हंसेंगे नहीं तो स्ट्रेस से ही मर जाएंगे. 5th, द IT डिपार्टमेंट जॉब ऑफ स्क्रूटिनाइजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ जनधन अकाउंट, सेविंग्स एंड करंट अकाउंट विल स्टार्ट आफ्टर द बैंक जॉब एंड. सबको पता है ये जनधन अकाउंट की जांच, अब ये सारा बैंकों का काम एक बार खत्म हो जाए और रीमोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इनकम टैक्स मैदान में कूदेगा. दिस एक्शन में ट्रिगर फियर्स इन द पब्लिक्स माइंड वेयर देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड एंड द बैड. ये सबसे बड़ी बात है इस एडिट की, ध्यान रखना. यदि आयकर विभाग वाकई में डंडे लेकर भारत की जनता के पीछे दौड़ना शुरू कर देगा तो जितने ईमानदार लोग हैं वो भी उस चक्की में पिस जाएंगे. और अच्छे और बुरे के बीच अंतर तो कानून कभी
कर नहीं पाता है। वो तो फिर जुडिशरी बताती है ठीक कौन है गलत कौन है। यदि ऐसा हुआ तो ईमानदार लोगों का भरोसा भी व्यवस्था पे क्रैक हो जाएगा, टूट सकता है। ये एक खतरा है। हो सकता है ऐसा बिल्कुल ना हो, अब ये तो समय बताएगा। 7th, the notices and summons from the income tax department may derail the minimum government maximum governance मंत्र। प्रधानमंत्री ने मई 2014 में क्या वादा किया था? न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन। इसके मंत्र को ये कार्यवाही पटरी से न उतार दे, ये इस ऑथर की चिंता है। और ये था इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय पेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट and I hope you enjoyed this wisdom of this author. We move on to the third, we go on to Business Standard. आइए इस बेहद खूबसूरत अखबार के खूबसूरत एडिटोरियल न्यू पेटेंट्स रिजीम की बात करें। पेटेंट्स प्रशासन व्यवस्था जिसमें नवीनता लाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना न्यू पेटेंट्स रिजीम, बिल्कुल सही। आइए अब इसको समझें। पहले क्विकली 1 मिनट में आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। देखिए एक बेसिक बात समझ लीजिए। कोई भी आपसे अगर बोलता है कि आज हम नॉलेज इकोनॉमी में जी रहे हैं, ज्ञान व्यवस्था में जी रहे हैं, ज्ञान अर्थव्यवस्था में, उसका मतलब क्या होता है? Knowledge is the raw material based on which products and services are created. ज्ञान वो कच्चा माल है जिसके आधार पर वाणिज्यिक उत्पाद और सेवाएं बनाई जाती हैं। अब यदि आप हर चीज फ्री में देते रहोगे तो कमाओगे क्या? तो आप डेफिनेटली कुछ चीज का पैसा लोगे। उस चीज का जिसका पैसा लेना चाहोगे आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यू क्रिएट यूजिंग योर नॉलेज रिसोर्सेज। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि यही प्रोटेक्शन देने का काम हर सरकार करती है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स के जरिए। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स वो सरकारी व्यवस्था है जिसमें इनोवेटर्स को अपने नए दिमाग से बने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर सरकारी प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि कुछ समय तक, ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, कुछ समय तक वो उससे पैसा कमा सके। अदरवाइज लोग इनोवेशन करना ही छोड़ देंगे। गूगल कुछ भी नया बनाएगा ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही बंद कर देगा यदि पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ब्रॉडली क्रूडली दैट इज द लॉजिक, समझ गए? अब ये एक बहुत जटिल विषय है, उसका एक पहलू इस एडिटोरियल में समझ लो। चालू करें भैया। भारत में जो पेटेंट्स रिजीम है उससे जुड़ा ये एडिट है। Number 1, the government's attempt, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's attempt of hiring more application examiners and digitizing the procedures of granting patents is a welcome move. अधिक संख्या में पेटेंट आवेदन परीक्षकों की भर्ती करने और पेटेंट प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने का भारत सरकार का हालिया प्रयास स्वागत योग्य है। तो भारत में इन इंडिया द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट्स राइट नाउ इज वेरी लॉन्ग और उसको द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्पीड अप। Second, this area, that means the speeding up of the patents grant process, has been long awaiting reforms to remove the unduly long delays and lack of transparency in clearing patent applications. अर्थात पेटेंट की पूरी आवेदन की प्रक्रिया और निर्णय की प्रक्रिया को तेज करने और पारदर्शिता लाने का जो पूरा डोमेन है वो बहुत लंबे समय से सुधारों की राह देख रहा था। तो शायद सरकार ने सही दिशा में कदम उठा लिया। थर्ड, The average time taken in India to finally dispose of, यानी कि yes या no बोल के पेटेंट देना या खारिज करना, is 6 years, whereas international average is just 18 months. तो भारत में पेटेंट आवेदन पे फाइनल निर्णय हाँ या ना करने का भारत पेटेंट व्यवस्था का समय है 6 वर्ष, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत है केवल 1.5 साल। तो डेफिनेटली द एंटायर नॉलेज इकोनॉमी ऑफ इंडिया विल स्लो डाउन, दिस इज द डायरेक्ट मीनिंग, और which is absolutely true also. Fourth, the backlog is already 2.3 million with only 43,000 applications filed in India annually for IPR intellectual property rights protection. आज की तारीख में लगभग 23 लाख आवेदन बकाया हैं निर्णय के, जबकि हर साल केवल 43,000 ही नए आवेदन आते हैं। मतलब सिस्टम बहुत ही स्लो है। तो पूरी नॉलेज अर्थव्यवस्था हमारी स्लो चल रही है। Fifth, more than 3/4 of this application are filed by foreign entities or individuals who also corner nearly 80% of the granted patent. सबसे खतरनाक बात, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोधी न्यूज, बोधी बूस्टर और मेरे ब्लॉग ब्राइट स्पार्क से जो एक चेतावनी देते रहता हूं,
भारत 21वीं सदी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां नारेबाजी करती रहती हैं। सच्चाई ये है कि भारत के पास ओरिजिनल रिसर्च, डेवलपमेंट और पेटेंट्स में बहुत लंबा रास्ता तय करना। चीन 1979 से ही उस रास्ते पे चल रहा है और कई क्षेत्रों में आज वो अमेरिका से आगे निकल गया है। 21st सेंचुरी जो नॉलेज सेंचुरी होने वाली है, उसके लिए हम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो क्या होगा, कहीं वो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर ना बन जाए 15 साल बाद। ये बैकग्राउंड याद रखना, कोई कुछ भी बोले, सच्चाई यही है। मोर देन 3/4 ऑफ दीज एप्लीकेशंस, पांचवा बिंदु, विदेशी निकाय और व्यक्ति भारत के 80% पेटेंट ग्रैब कर लेते हैं सरकारी प्रक्रिया से। इसमें इलीगल कुछ नहीं है। इसका मतलब भारत में ओरिजिनल पेटेंट फाइलिंग ही नहीं हो रही है। अब इसका क्या प्रूफ? बहुत सिंपल प्रूफ। आप दिन में जितने भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन यूज करते हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए और वो किस कंट्री के हैं उनके नाम लिख लीजिए। 5% भी हिंदुस्तान के नहीं है। भारत के रेलवे स्टेशन में वाईफाई लगाने के लिए सरकारें गूगल को बुला रही हैं। हिंदुस्तान की कंपनियां वाईफाई भी नहीं लगा सकती। तो हमारा क्या प्लान है 21वीं सदी के लिए? एक कंज्यूमर नेशन बन के ढोल नगाड़े पीटना और दूसरों को कमाने का मौका देना। मुझे कई बार ये समझ नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। आंखों पे पट्टी बांधकर फुल स्पीड में ट्रेन चला रहे हैं। अब इसमें बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर परिवर्तन की आवश्यकता है और वो परिवर्तन जिस दिन से शुरू होगा उसके बाद 20 साल लगने वाला है। ये ध्यान रखना, एक ही साल में नई ब्रांड नहीं बनेंगी। बट एनीवे, ज्यादा चिंता जाहिर नहीं करनी चाहिए, बच्चों की नींदें उड़ जाती हैं। 6th, इट डज नॉट बोड वेल आइदर फॉर द ग्रोथ ऑफ साइंस बेस्ड इंडस्ट्री सच एज बायो pharma or for the government's much hyped Make in India and Digital India initiatives of which IPR security is a vital part। बिल्कुल सही बात बोली और इसको आप जरूर नोट कर लेना। बोधी न्यूज नोटबुक अलग से बनाते चलिए। ये स्थिति, कौन सी स्थिति बेटा? ये स्थिति जहां पे पेटेंट्स देने में ही बरसों लग रहे हैं। ये किसी भी तरह से भारत के जो विज्ञान आधारित उद्योग हैं, जैसे कि जैव औषधि उद्योग और सरकार का मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आईपीआर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आईपीआर का क्या फुल फॉर्म होगा? फटाफट ढूंढ के निकालो। पेटेंटेबिलिटी नॉर्म्स इन द इंडियन लॉ डू नॉट परमिट एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स ऑन ट्रिवियल ग्राउंड। पॉइंट 7 से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ये गलत है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये जो पूरी एनालिसिस देता चलूंगा लगातार, कई महीनों कई सालों तक ये एनालिसिस होपफुली मैं आपको दे पाऊंगा। उसमें मेरा पूरा अनुभव इस्तेमाल करके मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कि इसमें से क्या क्या गलत है। ध्यान रखिएगा, जो कुछ अखबारों में छप रहा है, इन सारे अखबारों में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना अभी, ये गॉड्स वर्ड फ्रॉम हेवन नहीं है। यदि कोई भी टीचर आपको ये बोलता है कि ये फाइनल ट्रूथ और विजडम है, तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि इसमें भी कमी है। जैसे पॉइंट 7 ये बिल्कुल गलत है। पॉइंट 7 पे भारत सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल सही है और उसका प्रूफ देने के लिए मैंने वेब लिंक भी नीचे दे दी। अभी 1 मिनट में समझा देता हूं बेटा इसको। पेटेंटेबिलिटी नॉर्म्स इन इंडिया डू नॉट परमिट एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स ऑन ट्रिवियल ग्राउंड। मैं इस ट्रिवियल ग्राउंड शब्द के उपयोग पर ही आपत्ति उठाता हूं, विदाउट प्रूविंग एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल इनोवेशन। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना, नहीं तो मल्टीनेशनल सारे पेटेंट परमानेंटली अगले 1 करोड़ सालों के लिए ग्रैब करके बैठ जाएंगे। दिस मेक्स द टास्क ऑफ पेटेंट एग्जामिनर्स ऑल द मोर आर्जुअस। ये ठीक है, तो इसके लिए आप ज्यादा पेटेंट एग्जामिनर रिक्रूट करो। एज द प्रोविजंस ऑफ ऑल पैक्ट्स हैव टू बी केप्ट इन व्यू। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहला पार्ट ही गलत हो गया। इसमें जो बड़ी बड़ी एग्जाम जैसे यूपीएससी वगैरह में जो एक प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है, जिस पर हमने अपने यूपीएससी सेल्फ कोर्स में एक पूरे लेक्चर में समझाया है अलग से। जो लोग वो कोर्स करते हैं वो ये बात जानते हैं, उनके चेहरे पे भी मुस्कान होगी। नोवार्टिस ग्लाइवेक केस इन सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2013। नोवार्टिस ग्लाइवेक केस जो उच्चतम न्यायालय में अप्रैल 2013 में आया था, उसमें नोवार्टिस को पेटेंट देने से उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया था, क्योंकि ये कहा था कि देयर हैज टू बी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द प्रूवन क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ एनी क्लेम्ड न्यू ड्रग। यू कैन नॉट जस्ट रिकंबाइन मॉलिक्यूल्स एंड से दिस इज अ न्यू ड्रग, गिव मी पेटेंट। क्या मरीजों पर उसका क्लिनिकल ट्रायल करके सिग्निफिकेंटली नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से आपने ड्रग की एफिकेसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाया? यदि नहीं तो चलो अपने घर जाओ।
मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, तो पॉइंट 7 मेरे हिसाब से गलत है, हालांकि ऑथर को लगता है कि वो सही है। तो भारतीय कानून में पेटेंट योग्यता मानक व्यापक वृद्धिशील नव प्रवर्तन सिद्ध किए बिना नगण्य आधारों पर नवीनीकरण की अनुमति नहीं देते। उम्मीद करें कि ऐसा ही रहे। आप tkdl.res.in देखना। अब इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको बहुत ध्यान से। ये जितना भी अमेरिका, यूरोप, जापान, इन लोगों को हम जो भगवान का दूत मानते हैं ना भारत में, कि जो अमेरिका ने बोला वो सब सच, जो यूरोप ने बोला वो सब सच, भारत के लोग सबसे पिछड़े, सबसे बैकवर्ड, ये जो भारत की न्यू लिबरल लॉबी का जो षड्यंत्र है, ये इतना बेकार षड्यंत्र है क्योंकि आप यूरोप और अमेरिका के लोगों और कंपनियों द्वारा भारत के पारंपरिक ज्ञान को चुराकर उस पर पेटेंट लेने के यदि एपिसोड्स को स्टडी करोगे तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। नीम का पेटेंट करने का कुत्सित प्रयास, हल्दी का पेटेंट करने का कुत्सित प्रयास। भारत में 8000 सालों से 2.5 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक मेडिसिनल कॉम्बिनेशंस प्रचलित हैं भैया, जो विदेशी लोगों को पता भी नहीं है। इतना डीप कल्चर हमारा रहा है, और इनको सबको जैसे जैसे पता चला कि ऐसी एक विजडम अवेलेबल है, तो इन बदमाशों ने क्या किया, ये कुछ लोग जो बदमाश हैं, सारे नहीं, उन्होंने उसका अपने देशों में पेटेंट कराया। वो तो भला हो वंदना शिवा जैसे इको वॉरियर्स का, जिन्होंने जाके यूरोप में केसेस लड़े और वो सारे पेटेंट खारिज करवाए। उसके बाद भारत सरकार को अक्कल आई और उन्होंने ये ऑनलाइन ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्स क्रिएट किया। इसकी वेबलिंक स्क्रीन पे दिख रही है ना, tkdl.res.in। इसको बस आप खोल के देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक जटिल मुद्दे पर मैंने आपको सच और झूठ के बीच में अंतर करने के लिए बहुत सारे हथियार दे दिए हैं। अब अपना दिमाग लगाओ। वी कम टू द नेक्स्ट एडिटोरियल एंड बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, ओपन बोधी बूस्टर मल्टीपल सर्विसेज का पूरा इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा एंट्री सर्विसेज के लिए प्रीमियम बोधी बूस्टर पोर्टल में एनरोल कराएं। हिंदी में सब कुछ समानांतर उपलब्ध। वी कम टू द फोर्थ एडिट नाउ विच वी विल टेक फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडो पैसिफिक पोटेंशियल। बहुत ही बढ़िया एनालिसिस, और साथ ही में एक टिपिकल उन्होंने पंच सरकार को मार ही दिया। पुरानी आदत है। First, the first full-fledged meeting of Indonesian President Joko Widodo with the Indian leadership after more than 2 years is indicative of the lack of priority attached to the India-Indonesia relationship so far. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की भारतीय नेतृत्व के साथ संपूर्ण आधिकारिक बैठक 2 वर्षों से भी अधिक लंबे समय के अंतराल के बाद होने जा रही है, जो भारत इंडोनेशिया संबंधों में प्राथमिकता के अभाव को दर्शाता है। बिल्कुल सही बोला, भारत और इंडोनेशिया में बहुत सारी समानता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिलेशनशिप लेटेंट पड़ी हुई है। लॉट ऑफ पोटेंशियल, but it is not actualized. Second, the India-Indonesia relationship has been one of potential rather than realization. बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट। भारत इंडोनेशिया संबंध असली उपलब्धियों से भी अधिक संभावनाओं पर आधारित है। दिस पार्टनरशिप हैज नॉट येट गैदर्ड ट्रैक्शन। इसमें गतिशीलता नहीं आई है। तो अब ये जो आए हैं प्रेसिडेंट, इसका इस्तेमाल करके भारत फटाफट अपना फायदा इसमें ढूंढने का प्रयास एशिया में करे। एब्सोल्युटली राइट। थर्ड, द रीजंस फॉर दिस लेटेंसी आर इंडोनेशिया इज अ लेटेंट एशियन पावर। तो ऐसा क्यों हुआ है अभी तक? क्योंकि इंडोनेशिया एक प्रच्छन्न एशियाई शक्ति है, यानी उसने अभी तक खुद आगे बढ़ के बहुत बड़े सामरिक कदम नहीं उठाए हैं। It is the world's largest archipelago straddling the Indian and Pacific Oceans, which can control virtually all the strait linking the southern Indian Ocean to the South China Sea. तो समझ गए ना इसका क्या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखिए, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर फैला इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आर्किपेलागो, जो दक्षिणी हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाली लगभग सभी जल संयोगियों को नियंत्रित कर सकता है। तो वो वहां पे सारे के सारे स्ट्रेट्स पे कंट्रोल कर सकता है, मलक्का स्ट्रेट हो या दूसरे हो। ऑटोमेटिकली एनी पर्सन हु कंट्रोल्स अ स्ट्रेट कंट्रोल द एंटायर ट्रैफिक ऑफ मैरीटाइम, द फ्लो ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक फ्रॉम देयर। इसीलिए तो भारत के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो भारत का पहला ट्राई सर्विसेज कमान वहां पे भैया बनाया गया। फोर्थ, प्रेसिडेंट जोको विडोडो सीज द कंट्री एज अ मैरीटाइम एक्सेस, यानी इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, रिक्वायरिंग अ स्ट्रांग नेवल फोर्स टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फिशिंग वाटर्स एंड एनर्जी इंटरेस्ट, सपोर्टेड एंड फंडेड बाय स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति जोको विडोडो उनके देश को एक समुद्री धुरी मैरीटाइम एक्सेस के रूप में देखते हैं, जिसे मजबूत नौसेना बलों की आवश्यकता, ताकि वो अपनी प्रादेशिक अखंडता, मत्स्य पालन उद्योग के जलों और हितों की, ऊर्जा हितों की सुरक्षा करे। बिल्कुल ठीक है। भारत
चीन के साथ अपने बढ़ती उलझनों के तहत जिस तरह वियतनाम से दोस्ती की है, उसी तरह इंडोनेशिया से भी अपनी दृश्य दोस्ती बढ़ा ले। फिफ्थ, इंडिया नीड्स टू लुक फॉर पार्टनर्स हु कैन प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। चाइना इज शोइंग इट्स नेवल मसल इन द साउथ चाइना सी। अब आपको पता ही है, दक्षिण चीनी सागर में चीन तो मानव निर्मित आइलैंड्स, द्वीप समूह खड़े करते चला जा रहा है, तो आसपास के सारे देश डरे हुए हैं कि चीन अल्टीमेटली क्या हम सबको निगलने की तैयारी में है। एंड इट्स स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल रीच थ्रू द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो माओ जेडोंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बन के उभरे, उनको हाल ही में कोर लीडर की उपाधि से नवाज दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो उनके हाथ में प्रैक्टिकली पूरे चीन की सारी ताकतें आ चुकी हैं। वो OBOR इनिशिएटिव चला रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो चीन को कंप्लीट एशिया और साउथ एशिया के साथ सड़कों से और समुद्री पट्टों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत CPEC उसी का नतीजा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत की टेरिटरी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से इलीगली निकल रहा है। सिक्स्थ, India could recognize Indonesia's centrality in the Indo-Pacific region and help work toward the future where both countries can be partners। तो भारत को क्या करना चाहिए भैया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडोनेशिया की ताकत को समझे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए और साथ में एक साथ काम करें, ताकि चीन के खतरे को धीरे धीरे हम निपट सकें। अब एंड में 7वें पॉइंट में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुक्का मारने का काम ऑथर ने कर ही दिया। नेचुरली ये तो होना ही था। Moreover, at present, इस स्टेटमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं थी एडिटोरियल में। Moreover, at present, a battle being waged in Indonesia over the role of religion, ethnicity and language that in some ways mirrors India's own। ऑथर ये कहते हैं कि भैया भारत में धर्म, जातीयता और भाषा पर युद्ध लड़ा जा रहा है। कहां लड़ा जा रहा है भाई, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। ठीक वैसा ही जैसे इंडोनेशिया में बिल्कुल लड़ा जा रहा है, मैं मान सकता हूं। द इकोनॉमिस्ट जैसे इंटरनेशनल मैगजीन्स ने भी इस पर कई बार चिंता जताई है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि भारत में धर्म, जातीयता और भाषा पर युद्ध लड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। अरे मतभेदों को युद्ध का नाम मत दो, इस तरह दरारें मत बढ़ाओ। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में भारत में क्या हो गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा भी राइट विंग के समर्थन में कुछ बोल दे, तो 60 सालों से पोषित की गई लेफ्ट लिबरल लॉबी सारे हथियार लेके सड़कों पे कूदना शुरू कर देती है। ये गलत है। Excessive liberalism and aggressive liberalism is hurting the liberal cause as much as mindless right-wingism is hurting the right-wing cause. It is best to remain cool and calm and find domains of centrality and love and sympathy for a diverse nation like India, which has been our primary strength. I hope आपको मैंने ये जटिल मुद्दा थोड़ी सरल भाषा में बताया। अब ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग हो सकता है मुझसे पूरी तरह असहमत हों। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात की बल्कि खुशी है कि यू आर अ थिंकिंग इंडिविजुअल और आप कम से कम सही गलत के बीच भेद करने के अपने प्रयास तो कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट एनी टीचर विल ऑलवेज वांट। आज का 5वां और अंतिम एडिटोरियल हम ले रहे हैं इकोनॉमिक टाइम से। आई होप आपको मजा आ रहा है इस तरह के रोटेशन में। GST recedes behind an impenetrable fog। अब ये बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक बहुत बड़े कोहरे के पीछे छुप गया और वो कोहरा किससे बना? नोटबंदी से। इट सीम्स डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस द GST फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। ये तो बिल्कुल आप तय मान लीजिए, लगभग 1 अप्रैल 2017 से GST नहीं आ पाएगा, ये लगभग तय है। इट इज इवन मोर डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस इट फ्रॉम September 1 ड्यू टू रीजंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। राज्यों और केंद्र के बीच अब जो ये झगड़ा हो गया है नोटबंदी के चक्कर में, तो उस वजह से वस्तु और सेवा कर, जो प्राइमरी रूप से एक बहुत ही संघीय ढांचे में चलने वाला काम है, उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट इज yet another reason for the uncertainty। अभी बताया था, इट्स फॉलोआउट विल हैव अ बेयरिंग ऑन द GST रोल आउट। बिल्कुल सही है, GST के अंतिम क्रियान्वयन पर ये नोटबंदी की काली छाया शायद आ जाए। इफ डीमोनेटाइजेशन रिजल्ट्स इन अ प्रोलॉन्ग स्लो डाउन, रेवेन्यू ग्रोथ विल टेक अ हिट। बिल्कुल सही। इफ द सेंटर्स रेवेन्यू, ये रेवेन्यू भी नेचुरली सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो सफर हो ही रही है ना, सभी को दिख रहा है। सो यदि प्रोलॉन्ग स्लो डाउन हो गया तो इस पर भी नुकसान हो जाएगा। इफ द सेंटर्स रेवेन्यू फ्रॉम विच द स्टेट्स हैव टू बी कंपनसेटेड suffers, then the center would be left with reduced amount for central expenditure or there would be a higher deficit। अब ये बिल्कुल साफ बात है, केंद्र का जितना भी राजस्व है, रेवेन्यू है,
जिसमें से उसे राज्यों को क्षतिपूर्ति देनी है, कंपनसेशन एज पर द जीएसटी रेजीम, यदि वही प्रभावित हो गया तो केंद्रीय व्यय के लिए वित्तीय संसाधन कम हो जाएंगे, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि केंद्र को ज्यादा बोरोइंग्स करनी पड़ जाएगी मार्केट से, या फिर मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, जिससे फिर आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इफ डिमोनेटाइजेशन लोवर्स द जीडीपी ग्रोथ टू मच, द रोल आउट ऑफ जीएसटी में विल बी पुश बैक टू 2019। ये सबसे बड़ा खतरा है। यदि डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण से अगले 3, 6, 9 और 12 महीनों में कुछ सेक्टर्स भारत के कोलैप्स हो गए, सरकार कह रही है कोलैप्स नहीं होंगे, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि नहीं हो, यदि वैसा हो गया तो फिर तो जीएसटी 2018 में भी नहीं आ पाएगा। आई होप ये पांचों एनालिसिस आपको समझ में आ गए। ये सारे पॉइंट्स आप अवश्य इस्तेमाल करें। कुछ और एडिटोरियल जो हम अगले अंकों में लेंगे, हम जनसत्ता से भी लेंगे, हम टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू से भी लेते रहेंगे। फ्री रिसोर्सेस, ये सारे रिसोर्स आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में news.bodhibooster.com साइट पर अवेलेबल हैं। ये रही वो साइट, ध्यान रखें, news.bodhibooster.com पर आपको इस तरह का फैंटास्टिक कंपाइलेशन मिलेगा। ये मैं आपको 13 दिसंबर का कंपाइलेशन दिखा रहा हूं, इसी तरह हर दिन का कंपाइलेशन है, ये अवश्य देखें। जो ये वीडियो एनालिसिस आपने देखा ये यहां पर है, उसके साथ ही आज के मेन हाइलाइट्स, उसके साथ डे फैक्ट, किसी एक सेक्टर के इंपॉर्टेंट, जैसे 13 तारीख को हमने डिफेंस और मिलिट्री लिया था, उसके बाद आज जितने भी न्यूज आइटम मैंने पढ़ा है उसमें कठिन शब्द और उनके अर्थ, ताकि आपकी अंग्रेजी भी पैरेलल सुधरती रहे। और फाइनली इन सब चीजों का डाउनलोडेबल पीडीएफ और इसके साथ ही कुछ और यूजफुल लिंक्स यहां नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हम आपके लिए बोधी न्यूज के तहत लेकर आए हैं। आई होप आपको इससे फायदा हो रहा है। तो आज का हमारा बोधी समाचारों का अंक अब हम समाप्त करें। बोधी बूस्टर की तरफ से आपको ये देखने, सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोधी न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। So this is all from me, Sandeep Anusane, for this issue of Bodhi News. I hope you stay tuned with us for a long time and our journey of knowledge continues thus. अब मुझे अनुमति दीजिए, शीघ्र आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।